KGMU गूंज 89.6 FM। इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। मेरा नाम विनय सक्सेना है और इस समय मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूं जिन्होंने ज़िंदगी में इतना कुछ चैलेंजेस झेलने के बाद और इतना कुछ स्ट्रगल करने के बाद एक मुकाम हासिल किया जो हमारे लिए इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है। बहुत खुशी है हमें इस बात की बताते हुए कि हमारे बीच आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं इस शो के ज़रिए जानना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी के बारे में। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपनी प्रारंभिक ज़िंदगी, जो शुरुआती ज़िंदगी जिससे शायद बहुत सारे लोग अनजान होंगे, मैं चाहता हूँ कि वो आप हम लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद आपका। मैं एक मध्यम श्रेणी के परिवार से हूँ। मेरे पूज्य पिताजी शुरुआत में पंडिताई करते थे और एक अच्छे पहलवान थे और बाद में उन्होंने 10 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया और एक अच्छे बिजनेसमैन बने। माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी, नानाजी देशमुख जी, अटल जी का निकट का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ और कल्लाज मिश्रा जी, कल्याण सिंह जी, सारे लोग के निकट संपर्क में रहकर उन्होंने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का काम किया। मेरी रुचि पठन पाठन में थी और इसलिए छोटे से घर में, आज भी मैं वहीं रहता हूँ, ऐसबाग में गली के अंदर, और उसमें हम लोग 9 भाई बहन थे। तो उसके बीच में पढ़ना मैं परिवार में ऐसा था, लगातार थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ और पास होने के बाद मैंने MCOM, DPA, उसके बाद PhD, कई कंपटीशंस में मेरा सिलेक्शन हुआ। 17 कंपटीशन में बैठा था, 16 में मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद मैंने निश्चय किया मैं टीचर बनूंगा। बचपन में ही कक्षा 2 और 3 में रहा होगा, 4 में रहा होगा। हाई स्कूल और इंटर की किताबें मैंने लगा रखी थी, सॉल्व कर रखी थी और सामने वाले मुझसे उम्र में कई गुना बड़े होंगे, मुझसे ट्यूशन पढ़ते थे और मैं ज़्यादा 5वीं में रहा हूँगा। उसके बाद वो गुरुजी कह के मुझे गोदी ले लेते थे। बाद में मैं गुरुजी बन गया और उसके बाद एक अंतराल आया, पार्टी संगठन में काम करने का अवसर मिला। निचले स्तर से शुरू हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा का, फिर 3 बार अध्यक्ष, फिर प्रभारी, पर्यटन विकास निगम का उपाध्यक्ष, बाद में अध्यक्ष, और राष्ट्रीय युवा आयोग भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के दर्जे के साथ राष्ट्रीय युवा नीति को बनाने का सौभाग्य एक राष्ट्रीय युवा आयोग के सदस्य के रूप में मुझे प्राप्त हुआ। पर्यटन में था तो पर्यटन नीति को तैयार किया और उसके बाद अचानक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का और माननीय कल्लाज मिश्रा जी का निर्देश हुआ। वो प्रदेश अध्यक्ष थे और माननीय अटल जी लखनऊ से सांसद थे और मैंने यहाँ का चुनाव लड़ा, महापौर का, जीता। दूसरी बार फिर लड़ाया और दूसरी बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जीत का और एक भारी बहुमत से मैं जीत कर आया। 11 वर्ष महापौर रहा। बाद में संगठन का दायित्व मिला और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना और बीजेपी के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम सदस्यता महाअभियान का मैं राष्ट्रीय प्रभारी बना और साथ में मुझे गुजरात का संगठन का प्रभारी भी बनाया गया और इसी दौरान तमाम कार्य महत्वपूर्ण करने को मिला। जब हरियाणा में चीफ मिनिस्टर का चयन हो रहा था, उसमें मैं पर्यवेक्षक के रूप में गया। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का चयन हो रहा था तो मैं पर्यवेक्षक के रूप में गया और बाद में उप मुख्यमंत्री बन के उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंस टेक्नोलॉजी ऐसे विभाग पे काम करने के साथ साथ विधान परिषद में मुझे नेता सदन का दायित्व मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में नेता सदन थे और मैं विधान परिषद में था। 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में 93 सदस्य प्रतिपक्ष के थे और 7 सदस्य केवल सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के थे और ये मेरा सौभाग्य था कि नेता सदन बनने के बाद सरकार के सारे जो विधेयक हैं वो सभी की सहमत से पास हुए और मैं विधान परिषद का सदस्य भी रहा
महापौर का जो प्रदेश महापौर परिषद थी उसका अध्यक्ष भी रहा। तमाम दायित्वों में काम करने के बाद एक प्रोफेसर के रूप में विश्वविद्यालय में काम करने का अनुभव मिला। 6 पुस्तकें मेरी रहीं, लगभग 3 दर्जन से ऊपर शोध पत्र रहे और 22 से अधिक पीएचडी मेरे अंडर में विद्यार्थियों ने करी। तो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अवसर मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि जब घर का माहौल जैसा होता है बच्चा शायद वैसा ही बनने की कोशिश करता है। घर का माहौल एक बिज़नेस के तौर पे था, पिताजी जैसा आपने बताया कि बिज़नेस में उनका रुझान था, लेकिन फिर भी एक स्टूडियस बच्चा बनना, ये सोचना कि हमें शहर के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करना है, हमें एक सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करना है, पढ़ने के बाद हमें टीचर बनना है, लोगों को पढ़ाना है, तो ये जज्बा कहीं ना कहीं से आप इंस्पायर हुए होंगे। कौन सी वो चीज़ें थी जो आपको इंस्पायर कर रही? कक्षा 1 में संवता था जी। और मैंने फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ, तो विद्यालय के द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया और एक ज्योमेट्री बॉक्स दिया गया, छोटा सा डिब्बा। मेरी अम्मा बोली मुझे कि बेटा इसको रख लो, इसकी पूजा किया करो, और ये तुमको जब इसको पूजा करोगे तो देख के प्रेरणा मिलेगी कि ये अच्छे काम के लिए तुम्हें इनाम मिला था, तुम उससे अच्छा काम करो। मैं अपनी अम्मा की बात को याद रखा और आज भी ज्योमेट्री बॉक्स भी रखा। जब मैं मंदिर में पूजा करने जाता हूँ तो मैं उसके पहले पूजा करता हूँ, और मेरे घर में जाओ इतने 1000 कार्यक्रमों में मैं शामिल हो चुका हूँ, शायद 3 कमरे मेरे मोमेंटों से भरे होंगे, लेकिन पूजा मैं उस ज्योमेट्री बॉक्स ही करता हूँ जहाँ से प्रेरणा मिली अच्छे काम करने की। और हर व्यक्ति के आदर्श जो होते हैं उसके माता पिता होते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। और चूंकि आपको यशस्वी मेयर का भी खिताब मिला था, आपको यशस्वी मेयर कहा गया, आपने इतनी सारी डेवलपमेंट के लिए इतनी सारी कोशिशें की। सर, बहुत सारे चैलेंजेस ज़िंदगी में आते हैं, एक पड़ाव आता है जब हम ये सोचते हैं इन चैलेंजेस से क्या हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो अपने इस पॉलिटिकल सफ़र की शुरुआत करने से पहले और इसमें आने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपके बीच आई होंगी, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक आपने महापौर का कहा, वर्ल्ड मेयर कॉन्फ्रेंस था जेरूशलम इजराइल में, और 74 देशों के महापौर और गवर्नर्स वहाँ पर आए थे, और लगातार मैं समझता हूँ 3 या 4 दिन तक का वहाँ पर वो मेयर्स के परफॉर्मेंस पे उनका प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करने को कर रहे थे। चूँकि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहूँ तो कोई चीज़ का प्रस्तुतिकरण करने के लिए मुझे बहुत तैयारी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो जो विज़न वो थे उसको रखा गया। 3-4 दिन के बाद मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऑब्ज़र्व करके कोई पुरस्कार देंगे। उन्होंने मुझे मोस्ट ऑनरेबल मेयर के खिताब से उन्होंने सम्मानित किया, और ये मेरे लिए गौरव की बात था। बाद में युवा नीति बनाई तो ऑस्ट्रिया की संस्था ने भी ऑनर दिया, और ये गिनीज़ बुक में भी जो मेंबरशिप कैंपेन का एक 8 करोड़ के बजाय बीजेपी का 11 करोड़ का सदस्यता अभियान हुआ, उसमें भी गिनीज बुक में आया। और जो महापौर के रूप में मैं जीता दूसरा चुनाव 2012 का, वो भी लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ वो सामने। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतनी सारी चीज़ों में अपनी निजी ज़िंदगी को कहीं भूल सा जाते हैं। तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री रहे दिनेश शर्मा जी क्या इसी तरह पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, क्या यूं ही सेवा करते रहते हैं? उनके अपने पर्सनल शौक क्या है, उनका मी टाइम क्या है, जब वो फ्री होते हैं अपने लिए क्या करना पसंद करते हैं? नहीं, मेरा पूरा ज़िंदगी मिनट टू मिनट सब चीज़ तय है। रात को 10 बजे मेरा फ़ोन साइलेंट हो जाता है, और फिर किसी का फ़ोन या कोई मैसेज आता है तो सुबह उसको 4 बजे मैं उठता हूँ, तो 4 बजे मैं उसको फ़ोन करता हूँ और उससे बात करता हूँ, कब व्यायाम करना है, कब खाना खाना है, कब किससे मिलना है। अब यहाँ जहाँ बैठे हो आए तो आप देखो, घड़ी देख के मैं 3 बजे बैठ जाता हूँ। उसके बाद लोगों का मिलना आना, कै बजे मैं पहुँचूँगा, कहाँ जाऊँगा, ये सारी चीज़ तय है। एक व्यक्ति का जीवन संयमित और निर्धारित होना चाहिए, समय के अनुसार काम करने की प्रवृत्ति होना चाहिए, और उसी के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है संवाद, सभी से संवाद हो। और आप भगवान नहीं हैं जो सब काम कर सको, लेकिन जो काम कर सकते हो उसके लिए कोई बहाना नहीं ढूंढना चाहिए। मैंने एक सामाजिक क्षेत्र में आने के बाद ये अनुभव किया है, और आज मुझे खुशी है कि
जो भी दायित्व मिला है उसमें सफलता मिली है। जी, कभी कभी जब हम अपनी सेकंड इनिंग खेलते हैं, कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ जब हम अपने परिवार को भी देखते हैं, मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल होता है। तो एक शादीशुदा ज़िंदगी पर बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना और पूरे समाज के साथ और उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए काम करना, कैसे मैनेज आप करते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं वैवाहिक जीवन का बहुत शॉर्ट टाइम का मुझे अनुभव है। 2010 में ही मैं वैवाहिक जीवन में आ पाया। जहाँ बैठे हुए इसी ज़मीन पे मैं पूरी ज़िंदगी बगैर बिस्तर के, बगैर तकिया के लेटता रहा हूँ। 2010 के बाद यहाँ पर ही सोफ़ा और सब चीज़ आया है। तो वैवाहिक जीवन का इसलिए आनंद है कि मेरी पत्नी भी प्रोफेसर है, टीचर हैं, अध्यापक हैं और मैं भी अध्यापक हूँ। तो निश्चित रूप में हम लोग के जो बात का समय शाम का निर्धारित है 8 बजे के बाद, तो भोजन की टेबल पे वो कोई ना कोई आर्थिक विषयों को मेरे सामने रखती हैं। वो अहमदाबाद IIM में भी उनका अनुभव रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई है। तो मुझे टिप्स मिल जाते हैं, एकेडमिक टिप्स। पॉलिटिकल बातें हम लोग नहीं करते। अच्छा सर, चलते लास्ट सवाल। सारे लोग ये कहते हैं कि पत्नी का खौफ पति के अंदर होता है, तो क्या कभी उप मुख्यमंत्री को पत्नी की डांट पड़ी? नहीं, देखिए, व्यक्ति अगर एक दूसरे का पूरक होता है तो उसे डांट नहीं, सुझाव कहते हैं। और जो सुझाव अच्छा उसको मानना चाहिए, उसमें कोई दुराव नहीं होता। हम लोग में टकराव नहीं, दुराव नहीं, बल्कि संभाव है। और संभाव के साथ काम करने की प्रवृत्ति जीवन में सुख देती है। म्यूजिक सर किस तरह का सुनते हैं आप? बचपन में जब पढ़ता था तो ऐसी म्यूजिक लगा लेता था जो समझ में ना आवे, और वो इस प्रकार की म्यूजिक लगती थी इसलिए कि घर में बच्चे ज़्यादा शोर करते थे, बड़ा भारा पूरा परिवार था, और उनके बीच में पढ़ता था तो मेज़ के नीचे छुप कर पढ़ता था। अब क्या है कि अलग अलग जाके, मुझे तो नहीं, मेरी पत्नी को शौक़ है शास्त्रीय संगीत का, तो वो बजाते बजाते अनायास में भी सुनने लगा। मैं ये कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा शौकीन तो नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगता है। कोई भजन कीर्तन हुआ तो अच्छा लगता है। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम सुनने वालों को? नहीं, अब देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, घर का समन्वय रखिए, समाज में संवाद रखिए, और राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से कुछ काम करने का प्रयत्न करिए। यही जीवन है, संक्षिप्त जीवन है, और जीवन का प्रत्येक क्षण का आनंद लीजिए। और भूत की बातों को ज़्यादा करने के बजाय वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि वर्तमान अगर अच्छा रहा तो भविष्य अच्छा बनेगा। भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो तनाव में रहेंगे, भूत के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो एक विषाद उत्पन्न होगा, और वर्तमान में कि जो मेरे पास है यही श्रेष्ठ है, तो आप संतुष्ट रहेंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर, और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU